पिछले क्लास में हम लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कि किसी चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण परमाणुओं के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पदार्थ के अंदर विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ओके, आज के क्लास में हम लोग उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की पहली हेडिंग है चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside a conductor। ओके, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं अणुओं तथा धन आयनों के बीच ऊष्मीय ऊर्जा के कारण लगातार गति करते रहते हैं। तथा गति करते हुए ये टकराते रहते हैं। किससे? उन्हीं परमाणुओं अणुओं तथा धन आयनों से जिसके बीच वो लोग गति कर रहे हैं। ठीक है ना, ये टकराते रहते हैं जिससे इनके वेग का परिमाण तथा दिशा लगातार बदलती रहती है। अभी हम लोग इसको समझेंगे। लगातार बदलती रहती है। अर्थात चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति यादृच्छिक गति होती है। और इसके बारे में आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, गैसों के अणुगति सिद्धांत में पढ़ा ही होगा, और केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। यादृच्छिक गति, जिसको कि इंग्लिश में रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन। अगर आप लोग यादृच्छिक का संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा कि ये अपनी मर्जी का, मतलब अपनी इच्छा से गति करता है। और इस गति के बारे में एक और नाम आता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन गति आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गति यादृच्छिक गति होती है, ये हमको पता चल गया। ओके, कहने का मतलब है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ करके बाहर निकले, उनके पास एक ऊष्मीय ऊर्जा है, तो वो निकल करके चलना शुरू करेंगे। और जब चलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे और परमाणु हैं, हो सकता है परमाणु नहीं है तो अणु हैं। और जब उस अणु या परमाणु में से
इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो वो धन आयन की तरफ बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे धन आयन भी हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा वो इन्हीं परमाणुओं, अणुओं और धन आयनों से टकराता रहेगा और टकराएगा। तो मान लेते हैं एक परमाणु यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, यहाँ से टकराया, इस पर गया, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ गया, यहाँ पे भी टकरा गया, फिर गया टकराया है। तो इस तरह से वो टकराता रहता है और टकरा के किधर जाएगा ये कहना किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है मैं यहाँ दिखाया हूँ, यहाँ से टकरा के सीधे इधर चला गया, तो इधर कोई परमाणु रहा उससे टकरा करके इधर आया, है ना। यानी कि किधर टकरा के जाएगा इसका पता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यादृच्छिक गति। ओके, इसी को कहते हैं रैंडम मोशन, कि किधर जाएगा किसी को पता नहीं है ना। और इसी तरह के मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, जो कि हम लोगों ने गैस की अणुगति सिद्धांत पढ़ते समय पढ़ा था कक्षा 11 में। ओके, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है। आपने देखा कि यहाँ पे लिखा गया ऊष्मीय ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय ऊर्जा होती है, तो वो होती कितना है उसके लिए एक फार्मूला है जो कि आप लोगों को हायर क्लास में बताया जाएगा या फिर आप लोगों को पता होगा। तो उसका फार्मूला होता है E बराबर KT, जहाँ पे K को कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। ओके, और T को कहते हैं परम ताप। परम ताप का मतलब है कि ताप को केल्विन में रखना है। ओके, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन का अगर ताप हमको पता हो या फिर कहें कि पदार्थ का ताप पता हो, तो वही ताप तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ठीक है। तो उसके पास एनर्जी होगी जो कि ऊष्मीय ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं E बराबर KT। ओके, ये आपको अगर नहीं पता है तो याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है और इसकी वैल्यू दी नहीं रहती है लेकिन ताप दिया रहता है ना। तो अगर पता रहेगा तो ये आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, अब आगे है प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित किया जा चुका है, एक बार इसको बता देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इसका मतलब है कि आवेश गति कर रहे हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कि धारा क्या होती है, आवेश बटा समय, यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वहाँ पे एक धारा प्रवाहित होनी चाहिए, सीधी सी सिंपल सी बात है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर कोई वायर है और उससे बैटरी नहीं लगी है तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, यानी कि वो हमेशा से विद्युत उदासीन था और उदासीन ही रहता है। कब तक, जब तक कि हम लोग कोई बैटरी न लगाएं, यानी कि कोई ऐसा जरिया न दें उसको, ऐसा कोई स्रोत न दें जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें, चल सकें। ओके, तो प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित किया जा चुका है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी चालक के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अब कहेंगे कि ये किस लिए बताया, इसका क्या यूज़ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। इसी का तो सब यूज़ है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो वेग उत्पन्न हुए हैं उनके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इससे हम लोग क्या जान सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट हमको पता है, ओके, ये अनुप्रस्थ काट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले नेट आवेश और समय के अनुपात को हम लोग धारा कहते हैं। ओके,
अगर इस अनुप्रस्थ काट से कोई नेट आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है तो धारा प्रवाहित नहीं होती। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो है आवेश तो प्रवाहित हो रहे हैं लेकिन धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। तो इससे तो केवल एक ही बात पता चलती है कि किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाला नेट आवेश जीरो है, और ऐसा तभी संभव है कि जितने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तभी तो नेट आवेश जीरो हुआ। एक साथ ऐसा हो रहा है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण प्रवाहित नेट आवेश शून्य हो, अर्थात इससे हम लोग एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जिसको कि हम लोग माध्य वेग भी कहते हैं, किताबों में आपको ये नाम मिलेगा तो वो भी लिख देते हैं, औसत या फिर माध्य वेग शून्य हो। ओके, दोनों एक ही मतलब है कि नेट आवेश जीरो हो या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य हो। तो औसत वेग क्या होता है, जितना वेग आगे की तरफ है उतना वेग पीछे की तरफ है। बात तो एक ही है कि जितने आवेश आगे जा रहे हैं उतने ही पीछे जा रहे हैं। ओके, तो हमको पता चला कि माध्य वेग शून्य होने पर ही ऐसा संभव है। तो हम लोग आगे लिखेंगे, अतः यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग का मतलब है ऊष्मा के कारण उत्पन्न वेग, ऊष्मीय वेग क्रमशः u1 u2 u3 un हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है। औसत वेग आपको पता ही है कि अगर औसत वेग को u से प्रदर्शित करें तो सभी वेगों को जोड़ करके उनकी संख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा औसत वेग, ठीक है, बटा n। और हमको अभी अभी पता चला कि ये शून्य होना चाहिए क्योंकि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है जब तक कि बाह्य क्षेत्र वहाँ पे उपस्थित नहीं है। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। इसमें एक और लाइन आगे ऐड करेंगे, तथा चालक सदैव विद्युत उदासीन रहता है, विद्युत उदासीन अवस्था में रहता है। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इसी यादृच्छिक गति से संबंधित 2-3 परिभाषाएं और हैं जिसके बारे में आप लोग कुछ के बारे में तो जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तो
उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। किसी किसी किताब में केवल श्रांत काल लिखा हुआ है, हिंदी में अलगाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश सबकी सेम रहती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश भी पढ़ा करिए। तो हमारी हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्यम मुक्त पथ तथा श्रांति काल। मीन फ्री पाथ जिसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स करने का मतलब होता है आराम करना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आराम करता है, कैसे करता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की गति यादृच्छिक गति होती है और वो आयनों तथा परमाणुओं से टकराता रहता है। ओके, इस तरह की गति। ओके, इसका फिगर भी बना लीजिएगा, ये वाला आप लोग ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया है और टकराते टकराते यहाँ तक पहुँचा है और ढेर सारी टक्करें हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि दो टक्करों के बीच ये लगभग सीधी रेखा में एक दिशीय गति किया हुआ है। ओके, एक दिशीय गति किया है और दो टक्करों के बीच में कुछ दूरी ये चला है जिसमें कि कोई टक्कर नहीं हुआ है, ये भी दिख रहा है आप लोगों को। इसी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं मुक्त पथ, ठीक है। तो ढेर सारी टक्करें अगर हम लोग लें, मान लिया कि n टक्करें हों, तो इन्हीं सभी मुक्त पथों के औसत को ही हम लोग कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्लियर है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच कुछ टाइम भी लग रहा है। एक टक्कर हुई, फिर से ये कुछ टाइम लगा और दूसरी टक्कर हुई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद थोड़ा सा आराम कर रहा है, फिर दूसरा टक्कर हो रहा है, यानी कि कुछ टाइम लगा उस टक्कर में। इसी तरह से सभी टक्करों में कुछ कुछ टाइम लगेगा और उन सभी समय का अगर हम लोग औसत निकाल दें तो उसी औसत समय को ही, टक्करों के बीच के औसत समय को ही नाम दिया गया है श्रांति काल। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। तो हम लोग केवल अब लिखेंगे, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की, ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि उसका मुक्त पथ और श्रांति काल क्या होना चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों। ओके, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं तथा किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के
बीच की औसत दूरी तथा औसत समय, ध्यान रखिएगा, दो टक्करों के बीच की दूरी को हम लोग मुक्त पथ कहते हैं, लेकिन उन दो टक्करों के बीच लगने वाले टाइम को कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन औसत टाइम को नाम दिया गया है और वो है श्रांति काल। औसत दूरी को जो नाम दिया गया है वो है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। ओके, औसत समय को क्रमशः माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ तथा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि दो टक्करों के बीच आराम कर रहा है, तो जितने भी टक्कर हुए हैं सभी टक्करों में आराम किया है, और जितना आराम किया है उसका अगर हम लोग औसत निकालें तो उसी को नाम दिया गया है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो वर्ड का मीनिंग भी कभी कभी काफ़ी काम आता है, ठीक है ना। तथा श्रांति काल कहते हैं, माना n टक्करों में दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी x1, x2, x3 xn तथा लिया गया समय t1, t2, t3 tn हो तो माध्य मुक्त पथ, और आपको पता ही होगा कि इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn बटा n, यही तो होता है औसत। तथा श्रांति काल को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, और ये कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn बटा n। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये श्रांति काल और माध्य मुक्त पथ समझ में आ गया है। अगली परिभाषा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, जिसको कि अनुगमन भी कहते हैं। अनुगमन का मतलब होता है आगे की तरफ गमन, है ना। अपवाह का मतलब होता है आगे की तरफ प्रवाह, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अनुगमन वेग, ओके, लेकिन इंग्लिश में दोनों को एक ही शब्द दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जहाँ पर भी टक्कर के साथ आगे की तरफ बढ़ा जाता है धीरे धीरे, उसी वेग को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टक्कर भी हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात की गई है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे यादृच्छिक गति कर रहा था, उसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएंगे, और नेट धारा जो है वो शून्य होगी, क्योंकि नेट आवेश प्रवाह शून्य होगा, इसलिए धारा भी शून्य होगी।
लेकिन अगर हम लोग कोई वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने इस दिशा में लगाया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करेगा। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे इस विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो टक्करें तो ऐसे ही होंगी, वो यादृच्छिक गति करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक नेट विस्थापन आगे की तरफ आएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में एक नेट विस्थापन आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विस्थापन का शब्द विस्थापन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले हम लोग दूरी अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। मीन फ्री पाथ जो था वो दूरी था, दूरी का औसत दूरी था। यहाँ पे क्या है, विस्थापन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा में है तो यादृच्छिक गति के कारण भी इलेक्ट्रॉनों का एक विस्थापन आएगा इस दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जिस वेग से ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, या फिर कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक विपरीत दिशा में बढ़ेंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग वेग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। उन सभी वेगों का औसत वेग हम लोग कहते हैं, उसको नाम दिए हैं अनुगमन या अपवाह वेग। ओके, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा चालक में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम सभी की बात कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे ऐड कर लीजिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की, नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस नियत, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे VD से, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि हम लोगों को विभवांतर और अनुगमन वेग में अंतर समझ में आए, ठीक है ना। VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। देख सकते हैं कि कितना स्लो चल रहा है, कोटि का होता है। ओके, इसी तरह से आप लोग इसमें भी लिख लीजिए कि माध्य मुक्त पथ 10⁻⁹ मीटर की कोटि का तथा श्रांति काल
10⁻14 सेकेंड की कोटि का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कोटि का, इसको कहते हैं आर्डर। तो आर्डर ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10⁻14 ही है। इसका मतलब है कि ये लगभग में 10⁻14 सेकेंड का है। तो लगभग में ये हो सकता है कि 10⁻14 हो सकता है 5 इंटू 10⁻14 हो सकता है कि 2 इंटू 10⁻14 हो। कोटि का ये मतलब होता है। ठीक है, इसी तरह से माध्य मुक्त पथ है, उसकी कोटि दी गई है 10⁻9। क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग केवल कोटि बता देते हैं कि घातांक में कितना होगा, है ना। तो ये भी हो सकता है कि 2 इंटू 10⁻9 हो सकता है 3.5 इंटू 10⁻9 मीटर की कोटि, मीटर की वैल्यू हो इसकी, है ना। तो आपको कोटि का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अनुगमन वेग की कोटि है 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें हो सकता है कि कोई मल्टीप्लाइड वैल्यू हो, तो उसके बारे में तो हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम केवल कोटि बता के छोड़ दिए हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग समझ में आ गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगली हेडिंग की ओर। हमारी अगली हेडिंग है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, इसमें हम लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं जादू से फिगर बना देता हूँ और आप लोग भी इसको बना लेंगे। ठीक है, तो फिगर बन के रेडी है। इसमें एक चालक है PQ जिसकी लंबाई है L। इसके दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर अप्लाई किया गया है V। विभवांतर अप्लाई करने का केवल एक ही तरीका है, या तो बैटरी लगाएं या तो कोई और विद्युत सोर्स लगाएं। ठीक है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने एक विभवांतर इस चालक के सिरों के बीच लगा दिया। तो आपको पता है कि धन सिरे से दूर की ओर धारा बहती है और धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र लगता है। तो चालक के बीच, जैसे ही चालक के सिरों के बीच हम लोगों ने भी विभवांतर लगाया, एक विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर लगेगा और जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करेंगे। ओके, तो पहले इन सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे, माना L लंबाई के चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर चालक के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा चित्रानुसार होगी
तथा इसका परिमाण E बराबर होगा V अपान L, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर E इंटू डी। यहाँ पे D क्या है? लंबाई L, इसलिए E बराबर V अपान L। ओके, इसको कर लीजिएगा इक्वेशन 1। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक समान बल F बराबर E इंटू E लगता है, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केवल दर्शाया गया है बल का परिमाण, ना कि दिशा, इसीलिए यहाँ पे माइनस प्लस और वेक्टर कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो परिमाण इतना होगा और हम लोगों को केवल परिमाण का ही काम है यहाँ पे। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो वैद्युत बल F के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर होगा F अपान M, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमको पता है कि F इक्वल टू ma, तो A बराबर F अपान M हो जाएगा। और अगर इसमें F की वैल्यू रख दें E इंटू E, तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी E अपान M। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, माना चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊष्मीय वेग का क्या मतलब है? जब हम लोग कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है ना। ऊष्मीय वेग क्रमशः जिनके ऊष्मीय वेग किसी क्षण, हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही बताएंगे तभी काम बनेगा, किसी क्षण u1, u2 वेग हैं तो सदिश के रूप में दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा, नहीं दिखाते हैं, परेशानी से बचने के लिए नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। किसी क्षण u1, u2, u3 un हैं। ओके, चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर
यदि इन इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय क्रमशः T1, T2, T3 Tn हों, तब दूसरी टक्कर होने से ठीक पहले इन इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः U1 प्लस AT1, U2 प्लस AT2, UN प्लस ATN होंगे। क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया है ना। गति के समीकरण के पहले समीकरण में आप लोगों को पता है कि V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है। तो एक टक्कर हुई, उस समय उसमें वेग U1 U2 सभी इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन हैं, सबका वेग क्या है U1 U2 U3 ऐसे है, और सब पर त्वरण क्या लगा हुआ है, A त्वरण लगा हुआ है विद्युत क्षेत्र लगाने पे। ओके, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि जब दूसरी टक्कर ठीक होने वाली रहेगी तो उसके पहले हम लोगों को पता है कि वेग हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। तो पहले इलेक्ट्रॉन का होगा U1 प्लस AT1, दूसरे का U2 प्लस AT2, इसी तरह से UN प्लस ATN होगा। अब ये तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग हो गए। ओके, तो अगर हम लोग इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का माध्य निकालें, समझ रहे हैं, अगर इन सभी इलेक्ट्रॉनों के इसी वेगों का मतलब ये जो टक्कर के ठीक पहले वाले वेग हैं इनका माध्य निकालेंगे तो हमको अनुगमन वेग मिलेगा, है ना। तो औसत निकालने पे ही तो पता चलेगा कि अगर औसत शून्य हो जाएगा तब तो इसका मतलब है कि कोई त्वरण लगा ही नहीं था, कोई विद्युत क्षेत्र लगा ही नहीं था, वो तो उष्मीय वेग के केस में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा कि एक नेट डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मतलब कि एक विस्थापन भी होगा। तो उस विस्थापन के कारण एक वेग भी रहेगा, और उस वेग को हम लोग इस औसत से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आगे लिखेंगे n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इन n वेगों का माध्य ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, अनुगमन वेग Vd होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं Vd बराबर U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2। ओके, अब यहाँ पे समस्या आएगी, हम यानी कि हम लोगों को सदिश दिखाना ही होगा। सदिश नहीं दिखाएंगे तो योग जीरो नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। परिमाण दिखाएंगे तो परिमाण मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर सदिश दिखाना जरूरी है। सभी वेग हैं, सबको वेग हम लोग दर्शा देंगे। ओके।
भी डी बराबर u1 प्लस AT1 प्लस u2 प्लस AT2 प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं हम लोग UN प्लस ATN बटा n। ओके, अब हम लोग सब में से u1 u2 को एक तरफ कर लें और AT1 T2 को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो अथवा हम लोग लिख सकते हैं भी डी बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 UN एक ब्रैकेट में प्लस ए कॉमन ले सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN एक ब्रैकेट में बटा n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको पता है कि ऊष्मीय वेगों का औसत हो या फिर ऊष्मीय वेगों का योग, ये पहले से पता है कि ये 0 होता है। ओके, और T1 प्लस T2 प्लस TN अपान n इन समयों के औसत को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 प्लस A टाउ अथवा भी डी बराबर A टाउ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूँकि u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 UN बटा n बराबर 0 होता है, क्योंकि ये ऊष्मीय वेग है, अभी अभी हम लोग इसको पढ़े भी हैं। ओके, तथा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस TN बटा n बराबर श्रांति काल। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग अनुगमन वेग का परिमाण लिख सकते हैं। अभी तक सदिश की ज़रूरत थी, अब सदिश की ज़रूरत नहीं है। अतः अनुगमन वेग का परिमाण, ये अलग है, ब्रैकेट में है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लिखना है, इसको लिखना है। अनुगमन वेग का परिमाण भी डी बराबर A टाउ। ओके, अतः हम लोग अगर A का मान रख दें यहाँ पे, तो हमको पता चल जाएगा भी डी और टाउ में संबंध कैसा है। अतः भी डी बराबर, सारे मान रखिए, A का मान आया हुआ है E बटा M इंटू टाउ, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। ओके, अथवा भी डी बराबर समीकरण 1 से अगर E का मान रख दें तो ये हो जाएगा E, इसका मान है V बटा L, तो ML इंटू टाउ, ये हो जाएगा भी डी का मान। एक बात और, मैंने बताया था कि कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे गोल कर दीजिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो नहीं करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि भी डी लिखा हुआ है। तो हम लोग जब अनुगमन वेग की परिभाषा लिखे हैं थोड़ी देर पहले ही, उसमें भी को स्मॉल दिखाने के लिए यहाँ पे गोल कर दिए थे, ठीक है ना। तो आप लोग बनाएंगे तो पता चलेगा कि विभवांतर वाला भी और अनुगमन वाला भी दोनों एक ही जैसा दिखने लगेगा। तो उससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोग इसको गोल कर सकते हैं, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो अब आगे लिखेंगे, यही अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर
विभवांतर और चालक की लंबाई बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब है आवेश और द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा निश्चित ही है, और इसको हम लोगों ने निश्चित कर दिया है। इसका मतलब है कि Vd केवल और केवल डिपेंड करेगा टाउ पे, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा केवल टाउ पे। यानी कि टाउ अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है Vd बढ़ जाएगा, टाउ अगर कम हो जाएगा इसका मतलब है Vd कम हो जाएगा, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं। स्पष्ट है कि E जो कि वैद्युत क्षेत्र है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, अथवा V तथा L के निश्चित मान के लिए Vd प्रोपोर्शनल टाउ, है ना। अर्थात चालक का ताप बढ़ने से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ताप लिखा गया, यानी कि ताप बढ़ाते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। आपने देखा था कि E बराबर होता है kT। ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो उसका वेग भी बढ़ेगा, और अगर वेग बढ़ेगा इसका मतलब है कि टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए श्रांति काल जो है कम हो जाएगा, है ना। श्रांति काल का मान जैसे ही कम होगा अनुगमन वेग भी कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि ताप बढ़ने पर ऐसा सब हो रहा है, यानी कि ताप कम रहेगा तो अनुगमन वेग ज़्यादा होगा। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चालक का ताप बढ़ने पर टाउ का मान कम हो जाने से अनुगमन वेग कम हो जाता है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आपको बताया गया इस बात को याद रखेंगे, इसका हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। इसी का नहीं, इसके पहले जितना भी पढ़ाया गया है सभी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और दोहरा लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो बता सकते हैं। ओके।